हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करते हैं। हाँ, तो विश्व के सबसे बड़े जो पार्स गैस क्षेत्र है पर हमले से बौखलाया ईरान। यानी कि जो ईरान है, ईरान के जो क्षेत्र है, यानी कि इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े क्षेत्र जो कौन सा था, एनर्जी सेक्टर का था, उस पर जो कि इसने इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इजराइल ने जैसे ही अटैक किया तो उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की 6% कितना 6% का ग्रोथ हो गया। यानी कि जैसे तेल पहले $100 बिलियन का मिलता था तो अब 110 बिलियन डॉलर का मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गया है। यानी कि अब क्या हुआ, ईरान ने इजराइल के मतलब एनर्जी सेक्टर पर अटैक किया। अब क्या होगा, अब उसी एक उपलक्ष्य में अब ईरान जो है दुबई, कुवैत, इन सब के एनर्जी सेक्टर पे अटैक करेगा। यानी कि ये युद्ध जो है अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। अभी तक केवल युद्ध हुआ करता था, अभी युद्ध हो रहा था, एक देश पे मिसाइल अटैक करना, ठीक है। अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे अटैक होने लगा। तो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने उसके मतलब विरोध में उन्होंने जो है ईरान कुवैत पर, दुबई पर, पूरे मतलब जो वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इससे पता है पूरी दुनिया में क्या हो, एनर्जी सेक्टर पे जितना भी बर्डन है और बढ़ जाएगा। तो ईरान ने क्या कहा, ईरान ने तेल क्षेत्र सऊदी प्रांत पर हमले किए। ईरान ने कह दिया कि अब हम भी हमले करेंगे। अब इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हम जो है इसको मैंने पॉइंट वाइज समझाया है पूरी न्यूज़ को, हम समझ लेते हैं जैसे कि क्या होगा। तो हम देखते हैं जैसे कि ईरान ने क्या बोला है। ईरान ने कहा है कि ईरान के विशाल पाक्स क्षेत्र जो गैस का सेक्टर था, ये इस पे क्या किया, अटैक कर दिया। तो हमला हुआ जिसके ईरानी काफ़ी जो है गुस्से में है। यह हमला ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, किस पे, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबसे बड़ा प्रहार माना जाता है। तेल की कीमतों में इस हमले के बाद क्या हुआ, तेल की कीमतों में क्या उछाल देखी गई। इस हमले के बाद जो है, वैश्विक ऊर्जा कच्चे तेल में 6%, यानी कि अब जो है अगर विश्व स्तर पर देखा जाए $110 प्रति बैरल पहुंच गई है। तो अब जैसे कि अब क्या होगा, अब तेल की कीमत बढ़ गई तो पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी। अभी क्या होता था, जैसे कि भारत में मान लो कि एक पहले $100 बिलियन का डॉलर मिलता था, मतलब $100 का एक बैरल मिलता था, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, अब उसकी कीमत बढ़ गई तो भारत में क्या होगा, भारत में कीमत बढ़ जाएगी। अब जो ट्रक वरक हैं, सामान ढोते हैं, सब्जी वगैरह, एक स्थान से दूसरी जगह, वो भी अपना दाम बढ़ा देंगे। तो भारत में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ईरान क्या बोला है, ईरान बोला है कि हम जवाबी कार्रवाई, ईरान की चेतावनी दी है कि वह सऊदी अरब और यूएई, कतर तेल ठिकानों पर हमला करेगा। और खबर के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद के धमाके भी सुनाई दिए हैं, ठीक है। तो इजराइल और अमेरिका की भूमिका, रिपोर्ट के अनुसार यह हमला इजराइल ने अमेरिका की सहमति से किया है। मतलब इजराइल पहले क्या किया, अमेरिका से सहमति लिया फिर अटैक किया। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल के बने बुरियन हवाई अड्डे पर क्या मिसाइल दागी, जिससे वहां विमान क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया, इसमें बड़े नेता, एक कौन से नेता थे, इनमें बड़े नेता, खबर में ये दावा किया गया है कि इजरायली हमले में ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातीब की मौत हो गई, ठीक। अब ये हमले से भारत के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत क्या क्या है, भारत की बात करते हैं। तो भारत में स्टॉक स्थिति, भारत के पास वर्तमान समय में 74 दिन का तेल भंडार है। यानी कहने मतलब 9.5 रणनीतिक भंडार, यानी सरकार के पास है, और 64.5 दिन के पास तेल कंपनियों के पास है। संसदीय समिति चेतावनी देती है। संसदीय समिति ये कहती है, क्या कहती है, संसदीय समिति का कहना है कि वैश्विक आपातकाल की स्थिति में निपटने के लिए भारत के पास लगभग 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए। कितने दिन का, 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए। तो पड़ोसियों की मांग है, भारत पड़ोसी देश ईंधन की आपूर्ति के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड जानकारी क्या है, ठीक है। साउथ पार्स गैस फील्ड कहाँ है, यह क्या है, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसमें ईरान, कतर आपस में साझा करते हैं। इस हमला होने का मतलब है कि वैश्विक गैस सप्लाई रुक जाएगी। अभी क्या, भारत क्या 60 से कितना, 60 से 70% भारत वहीं से गैस वेस्ट एशिया से मंगाता है। अब जो गैस सप्लाई, अगर पूरी दुनिया में जितने भी गैस हैं या ऑयल सेक्टर हैं उन पर अटैक होने लगेंगे तो क्या होगा, उन पर अगर अटैक हुए तो पूरी दुनिया में गैस, भारत को तो और ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी देखो गैस की कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो भारत लगभग 60 से 70% वहीं से मंगाता है, अब तो और कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो भारत में और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उसके उसके मतलब हानि क्या होंगे। अब देखो वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहे हैं तो उसका नुकसान क्या बाहर भारत में क्या हो रहा, गैस सप्लाई कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात गैस भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि सिरेमिक उद्योग हो गया, ठीक है, ये सब गैस पे डिपेंड है, यानी कि प्रोपेन गैस से जो है मार्बल वगैरह बनते हैं और गुजरात वाले क्षेत्र में लगभग 3 लाख वर्कर उसमें काम करते हैं, उसमें भी उनको भी प्रभाव होगा। जब गैस सप्लाई नहीं हो पाएगी सही से तो क्या करना, उद्योग बंद करना पड़ेगा। भारत के जैसे कि चाय निर्यात करता था वहाँ पे भारत चावल निर्यात करता था, ये सब बैन है, बंद पड़ा हुए हैं, तो भारत को नुकसान होगा। और भारत के उर्वरक सेक्टर यानी कि भारत जो है वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो गैस वैस का उपयोग करके उर्वरक बनाता था, यूरिया बनाता था, वो भी नुकसान होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, ठीक। ईरान इजराइल संघर्ष इन दोनों के बीच जो है लंबे समय से क्या है, इजराइल ईरान परमाणु कार्यक्रम के लिए मतलब अमेरिका और इजराइल चाहते हैं परमाणु कार्यक्रम ना चलाए जबकि ये चलाता है, ठीक है। तो भारत की निर्भरता क्या है, भारत अपनी ज़रूरतों का 80 से 85% अधिक कच्चा तेल आयात करता है। पश्चिमी एशिया में युद्ध होने से न केवल सप्लाई रुकने का डर है बल्कि तेल क्या होंगे महंगे और भारत डीजल के दाम भी महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भारत के पास 3 जगह जो है क्या है, भारत ने विशाखापत्तनम, ठीक है, ये जो है ऑयल को रिजर्व करके रखा है, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में रखा है, मंगलुरु में रखा है, पादूर में ज़मीन के नीचे विशाल तेल भंडार बनाए हैं, ठीक है। तो भारत जो है और भी बढ़ा रहा है, 2 जगह भी और शुरुआत किया है, तो ठीक है। तो चलो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। जैसे आज की दूसरी न्यूज़ ये है कि देश भर में बनेंगे प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस 100 औद्योगिक पार्क, यानी कि ये औद्योगिक पार्क ऐसे होंगे जो पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। ये औद्योगिक पार्क ऐसे होंगे जहाँ पे सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिल जाएंगी। मतलब जैसे कि आप कोई उद्योग खोलते हैं तो इसका लाइसेंस उसका लाइसेंस लेने, तो यहाँ पे सब क्या होंगे, ऐसे उद्योग होंगे जहाँ पे सारी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, बस आपको केवल इन्वेस्ट करना है, बाकी सब कुछ क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे देश भर में बनेंगे प्लग एंड प्ले सुविधा। अब हमको पॉइंट वाइज हम समझाते हैं, ठीक, इसके बारे में। खबर क्या है, खबर ये है कि भारत के औद्योगिक प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आ जाएगा भव्या क्या है, तो भारत, ठीक है, ये भव्या जो है इसी का जो है इस स्थापना की गई भव्या योजना की, ठीक। इस बैकग्राउंड इस खबर के बारे में जानते हैं, है क्या, जैसे कि क्या बनाए जा रहे हैं, 100 नए देश भर में ऐसे औद्योगिक पार्क या इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जहां प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस होंगे। अब ये प्लग एंड प्ले है क्या, अभी बताते हैं आगे। भारी निवेश इसमें क्या होगा, भारी निवेश इस योजना के लिए 33,600 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। रोजगार के अवसर सरकार का अनुमान है कि 15 लाख से ज़्यादा सीधे रोजगार मिलेंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी अगर उद्योग लगेंगे तो वहाँ पे लोगों को काम करना, जैसे कोई पार्क बनेगा जहाँ कपड़ा बनेगा सब कुछ बनेगा तो वहाँ पे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेंगे, तो 15 लाख से ज़्यादा सीधे रोजगार मिलेंगे सरकार ने बताया, ठीक है। समय सीमा क्या होगी, ये क्या है, पार्क अगले 6 सालों में विकसित किए जाएंगे और इनकी कम वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होगा। जमीन का आकार 100 एकड़ से लगाकर 1000 एकड़ होगी, कितना, 100 एकड़ से 1000। अब हम समझेंगे प्लग एंड प्ले ये क्या है, क्या होता है, ठीक। ये अक्सर जब कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसे ज़मीन खरीदने, बिजली पानी कनेक्शन ज़मीन खरीदने, बिजली पानी कनेक्शन लेने, सड़क बनवाने और कई तरह के लाइसेंस लेने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लग एंड प्ले का मतलब ये है सब कुछ तैयार मिलेगा, यानी कि कंपनी को बना बनाया ढांचा मिलेगा, सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही तैयार होंगे, सिर्फ काम शुरू करना होगा। उद्यमी को बस अपनी मशीनें लगानी होंगी और काम शुरू कर देना, उसे बुनियादी सुविधाओं के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बैकग्राउंड जानकारी इसकी ज़रूरत क्यों है, जैसे कि चीन और वियतनाम के मुकाबला, चीन और वियतनाम जैसे देशों में प्लग एंड प्ले सुविधाएं बहुत, इसीलिए आज जो है प्रेजेंट टाइम में चीन जो है दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बना बैठा हुआ है। उसकी जो इकोनॉमी है निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो वैसी ज़रूरत है भारत में, ठीक है। तो चीन और वियतनाम जैसे देशों में प्लग एंड प्ले की सुविधा बहुत पहले से है, जिससे वहाँ की विदेशी निवेश जल्दी आता है, ठीक, बिल्कुल आएगा। जब कोई कंपनी को सब कुछ एक साथ मिलेगा तो कोई भी कंपनी FDI लेके सबसे पहले वहीं जाएगी। भारत अब इसी मॉडल को अपनाकर दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सही काम है, ठीक। तो अब हम चलेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, भारत अपनी रैंकिंग सुधारना चाहता है ताकि विदेशी कंपनियां जो हैं आसानी से भारत में अपनी यूनिट्स लगा सकें, ठीक।
चलो, पीएम गति शक्ति का उपयोग इन पार्कों को रेलवे, हाईवे इस तरह के जोड़ा जाएगा कि सामान ढुलाई सस्ती हो सके। ठीक है, एक साथ सब कुछ हो जाए, यानी कि जो पीएम गति शक्ति योजना है उसके तहत सभी मंत्रालयों के एक साथ जोड़ा जाएगा। सरकार की क्या मदद होगी? सरकार क्या करेगा? 1 करोड़ प्रति सरकार हर एकड़ जमीन के बुनियादी विकास के लिए 1 करोड़ रुपए तक की मदद देगी। ठीक, कनेक्टिविटी पार्क के बाहर की सड़कों और सुविधाओं के लिए कुल लागत 25% का पैसा सरकार अलग देगी। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलेंगे। तो ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर ये है शिक्षा की, मतलब बजट के लिए 6% बढ़ाना चाहिए जीडीपी का, यानी कहने का मतलब है जो जीडीपी में है शिक्षा में 6% बढ़ाना था। ऐसे कई साल पहले जो है कोठारी आयोग ने कहा था अगर शिक्षा में भारत में सुधार करना है तो 6% बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तो यही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों।